नमस्कार बच्चों। दरअसल एल्काइल हैलाइड का ही पॉइंट ये चलेगा, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट समय लेंगे आपका। एक्चुअली क्या है कि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि बच्चे मुझे जब मैसेज कर रहे हैं तो उनको ये कन्फ्यूजन है कि सर 799 मंथली फ़ीस है या पूरे कोर्स की फ़ीस है। तो ये बेटा पूरे कोर्स की फ़ीस है, 799 पूरे कोर्स की फ़ीस है। 12th बोर्ड कोर्स जो है वो भी 7999 वो भी पूरे कोर्स की फ़ीस है, मंथली नहीं है। और लॉन्ग कोर्स की फ़ीस जो है वो 4000 है, अब 4000 है, अब 4000 ऑनवर्ड चल ही रहा है। वो 4000 मंथली नहीं है, वो भी पूरे लॉन्ग कोर्स की फ़ीस है। इन सब में केवल ये केमिस्ट्री की ही फ़ीस है, बाकी कोई सब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, तो ये केवल केमिस्ट्री की फ़ीस है। ठीक है। एक बात और मैं बताऊँ आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट या जुलाई तक जाने वाला है। तो अगर आप देखें कि जनवरी का स्टार्ट हुआ है और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का टाइम है, आप लॉन्ग कोर्स लेकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास क्रैश कोर्स का ऑप्शन तो है ही। क्रैश कोर्स तो मैं अच्छा पढ़ाने की पूरी शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश कर ही रहा हूँ और करूँगा ही, क्योंकि मैं वो बना ही रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग कोर्स का भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कवर कर सकते हैं तो लॉन्ग कोर्स को बेशक मैं बोलूँगा कि प्रीफर करूँगा कि आप लॉन्ग कोर्स लीजिए। बहुत ज़्यादा देखो फीस नहीं है ये। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर फीस बहुत ज़्यादा है तो देखिए एक समय ऐसा आता है जब कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है, तो वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग एल्काइल हैलाइड देखिए। नमस्कार बच्चों। मैंने आप लोगों को बोला था कि एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग जानेंगे, और एनसीईआरटी पॉइंट में एल्काइल हैलाइड में जो पॉइंट दिए गए हैं मैंने उसको लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ अभी लिखना बाकी है, तो उनको हम एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं कि जो एनसीईआरटी के पॉइंट हम लोगों ने अपने चैप्टर में नहीं लिए। हेलो एल्केन आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बट इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि हेलो एल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता नहीं है। तो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, जब हेलो एल्केन पानी में जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। भाई किसी भी चीज़ को बीच में आने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, और हेलो एल्केन और वाटर के बीच में जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है उससे वो बहुत मजबूत नहीं होता। तो जब बहुत मजबूत नहीं होता तो एनर्जी, भाई बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो जब मजबूत बॉन्ड नहीं बनता तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो एक तरीके से ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। कहने का मतलब है कि हेलो एल्केन को अगर पानी में डिजॉल्व करना है तो पानी को एकदम गर्म करना पड़ेगा, तब जाके हेलो एल्केन डिजॉल्व होगा। इसलिए कहते हैं कि वेरी लेस सॉल्युबल इन। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नेचर, भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हेलो एल्केन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, CH2Cl2 इसको डाइक्लोरोमीथेन या फिर इसको मिथाइलिन क्लोराइड बोला जाता है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड बोल सकते हैं या डाइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। डाइक्लोरोमीथेन का सबसे ज़्यादा जो यूज है वो है एज सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर, पेंट को छुड़वाने में, एज अ प्रोपेलेंट एरोसॉल एंड एज सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है दवाएं, दवाओं को बनाने में इसका यूज होता है। तो आप ऐसे ही एज इट इज लिख लीजिएगा। अच्छा, मिथाइलिन क्लोराइड, इसी की बात हो रही है। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द CNS ऑफ ह्यूमन। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये हार्म करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आंखें इसके आ जाए तो कॉर्निया बर्न हो जाता है। CHCl3 क्या बोला जाता है इसको? क्लोरोफॉर्म। वर्क एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। खास तौर पे ये ध्यान रखिएगा, फैट्स याद रखिएगा इसको। मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रियॉन, अभी हम फ्रियॉन की बात करेंगे,
फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22, एक R22 रेफ्रिजरेंट है, इसका नाम याद रखिए, ये R22 को बनाने के काम में आता है। क्लोरोफॉर्म का पहले जब पहले ज़माने में यूज करते थे तो उसको सर्जरी के टाइम पर मरीज को बेहोश करने में उसका यूज किया जाता था। लेकिन कई बार क्या होता था कि बेहोश करने पर वो इतना बेहोश हो जाता था कि फिर वो उठता ही नहीं था, मतलब वो मर ही जाता था। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी है कि जॉनी लीवर की दे दनादन, उसमें वो रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डाल के और बहुत से लोगों को सुंघाते हैं। तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और लाइट अगर मिल जाए इसको, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन नाम की एक गैस बना लेता है, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोला जाता है, COCl2, और जो एक्सट्रीमली पॉइजनस है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को सर्जरी में बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज बंद करके लेस टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक तो ईथर भी है लेकिन लेस टॉक्सिक है, वेरी लेस टॉक्सिक है, उसका यूज करने लगे सर्जरी में। ठीक है, तो ईथर का यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस फॉस्जीन, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल रहे हैं, COCl2। Therefore, it is stored in closed dark colored bottle, और फुल्ली फिल्ड रखा जाता है कि ऑक्सीजन के लिए उसमें जगह ही ना हो भरने के लिए, कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। चौथा जो हमारा कंपाउंड पॉइंट है इसमें, वो आइडोफॉर्म के लिए, CH3 के लिए। इट वॉज यूज, मतलब शुरुआत में एंशियंट टाइम में इसका यूज होता था एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसकी थी ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, जो कि पहले पता नहीं था, माना जाता था कि आइडोफॉर्म ही एंटीसेप्टिक है। लेकिन जब ये पता चला कि फ्री आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है, ना कि आइडोफॉर्म, तो फिर इसको हटाकर दूसरे आयोडीन के सोर्सों का यूज करने लगे, क्योंकि इसकी स्मेल भी बड़ी जो थी वो ऑब्जेक्शनेबल बोला गया है, मतलब इरिटेटिंग रही होगी, स्मेल अच्छी नहीं रही होगी, तो इसलिए इसका यूज बंद कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे कि बचा हुआ है इसमें फ्रियोन, टेट्राक्लोरोमीथेन और DDT, है ना। अब आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसमें CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। इसका एक नाम और है पायरीन इसका नाम है। रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल, फायर एक्सटिंग्यूशर भी है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड फायर एक्सटिंग्यूशर। When CCl4 released into air, it rises to the atmosphere and deplete the ozone layer. It is also known as pyrene. अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको, यहाँ पे लिख लेना चाहिए आपको, मतलब इतना तो आपने लिख लिया होगा, तो इसको मिटा के लिख दूँ। इतना तो आपने लिख लिया होगा, तो इसको मिटा के लिख देता हूँ। एट 500 सेल्सियस CCl4 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये COCl2 प्लस HCl बनाता है। ये क्या है? फॉस्जीन है, या इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ये एक फायर एक्सटिंग्यूशर है, आग बुझाने के काम में इसको भी लिया जाता है। पानी डालते हैं आग बुझाने की, छोटी मोटी आग लगी हो पानी डाल देते हैं।
CCl4 भी फायर एक्सटिंग्विशर है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको डालना है तो इसको नहीं, इसको डालना है तो इसको नहीं, क्योंकि अगर दोनों डाला आपने, मान लीजिए कहीं आप मूवी देखने गए हैं, मॉल में आग लग गई और आप हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं कि भैया आप तो 26 जनवरी को हमको राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा, आपने पायरीन उठाया, पायरीन का सिलेंडर उठाया, और कोई और दूसरा राष्ट्रपति सम्मान पाने के लिए चला, उसने पानी की बाल्टी उठाई, आग भयंकर, दोनों लोग, एक लोग बाल्टी डाल रहे हो पानी का, एक लोग CCl4 डाल रहे हो। अब वहाँ जो लोग फंसे हैं वो आग से कुछ लोग मरते, बाकी भाग जाते या झुलसते या थोड़ा बहुत जलते, लेकिन अब इसकी वजह से सब साफ हो गए। इवन जो 26 जनवरी को जिनको मेडल मिलने वाला था वो भी साफ हो गए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी CCl4 के साथ वाटर नहीं डालना, क्योंकि आग लगी है तो टेम्परेचर तो होगा भाई, टेम्परेचर की आपको ज़रूरत नहीं, टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं, टेम्परेचर तो पहले से है। अच्छा, अगला कंपाउंड है फ्रियोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड। किसका कंपाउंड? मीथेन या इथेन का। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ें। मार्कर कहाँ चला गया मेरा? ये रहा। They are extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive and easily liquefiable gases। क्योंकि साइज बड़ा होता है, गैस भारी होती है ये, तो भाई थोड़े से प्रेशर से ही लिक्विफाई हो जाता है। मतलब इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्रियोन 1,2। अब 1,2 नाम क्यों पड़ा मैं वो बता दूंगा आपको। CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन इन इंडस्ट्रियल यूज। और इसको बनाते कैसे हैं? इट इज फॉर्म फ्रॉम CCl4 बाई स्वार्ट मेथड या स्वार्ट रिएक्शन। मैंने आप लोग को स्वार्ट रिएक्शन बताया था। यूज फॉर एरोसॉल प्रोपेलेंट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पज। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है। तो दिक्कत क्या है? इजीली लिक्विफिएबल है, तो कंप्रेस करके आपने भर दिया, इजीली लिक्विफिएबल भी। लेकिन दिक्कत अभी ऐसा नहीं है कि अब इसका यूज बंद हो गया। दिक्कत एक है इन स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर कि ओजोन लेयर पाई जाती है। फ्रियोन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन। रेडिकल चेन रिएक्शन मतलब फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन शुरुआत करता है और O3 के एक ऑक्सीजन को ले लेता है, मतलब O2 बना देता है। तो इस तरीके से ये ओजोन को कम करता है, अपसेट द ओजोन लेयर। अब ये CCl2F2 का नाम 12 क्यों पड़ा, या किसी भी फ्रियोन का नाम जो भी आगे लिखा हो, 12 लिखा हो, 112 लिखा हो, तो ये सब कैसे लिखा जा रहा है ये देख लेते हैं। नेम ऑफ फ्रियोन। जितने कार्बन होते हैं फ्रियोन के फॉर्मूले में, जितने कार्बन होते हैं उसमें से एक माइनस कर देते हैं। इसमें कार्बन एक है तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। 1 - 1 क्या हो गया? 0। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, इसमें जितने हाइड्रोजन है उसमें 1 से 1 जोड़ दो, तो हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, तो 0 + 1 कितना आ गया? 1। और जितने फ्लोरीन है वो लिख दो। फ्लोरीन कितने? 2। तो आ गया ये क्या? 0 1 2। पहले आगे 0 आता है तो फिर 0 लिखते नहीं है, तो सीधे आ जाता है 1 2, सीधे आ जाता है 1 2। जैसे मैं एक और आपको बताऊं,
मान लीजिए C2Cl4F2 है, ये भी एक फ्रियोन है। अब मुझे बताना है कि इसका फ्रियोन के आगे क्या नंबर लिखा जाए। तो कितना कार्बन है इसमें? 2, तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। तो इसमें इसको लिखा जाएगा फ्रियोन 1। हाइड्रोजन कितना है? कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो +1 मतलब 1, 0 + 1 1। नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है? 2 है, तो ये हो गया क्या? 2। तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 112। तो ये नाम लिखने का तरीका है, ये याद करिए कि नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा उसमें से एक घटा देंगे, हाइड्रोजन जितना भी होगा उसमें एक जोड़ देंगे, और फ्लोरीन जितना होगा उतना ही लिख देंगे। तो ये आता है तरीका है फ्रियोन के नाम लिखने का। अब आती है बात DDT की। पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये DDT का स्ट्रक्चर है। देखिए ऐसे DDT का स्ट्रक्चर है। अब देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये देखिए क्लोरो डाइफिनाइल है, ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरो 3 क्लोरो, 1 2 कार्बन का कंपाउंड है इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इसके बारे में जाना गया जब पाउल मूलर ने इसके बारे में बताया। तो देखिए डिस्कवर किया था पाउल मूलर ने 1939 में, 1939 में। तब आपका देश गुलाम था। और इनको नोबेल प्राइज मिला 1948 में, तब आपका देश आज़ाद था। ये एक इंसेक्टिसाइड है। पहले शुरुआत में तो मच्छर मारने के लिए लिया गया था, लेकिन फिर देखा गया कि इंसेक्ट पर इसको छिड़कने पर क्या हो रहा है कि इंसेक्ट अपने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया, अब इसको छिड़कने से भागता ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि ऑल आउट जो है था, या मॉस्किटो कॉयल थे, और इन सब के वजह से जो मच्छर भागते थे पहले, अब वो नहीं भागते या कम भागते हैं। तो आपको लगेगा कि सर हर सीजन में तो नए मच्छर आते हैं, तो उनके अंदर रेसिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाता है? इनके अंदर रेसिस्टेंस क्या है? इनके जीन्स कन्वर्ट हो गए। मुझे लग रहा है कि इनके बच्चों के अंदर अभिमन्यु की तरह पहले से ही इन लोगों को ज्ञान मिल चुका है कि देखो एक धुएं की तरह कुछ आएगा, उससे डरना मत, घबराना मत, वो कुछ नहीं है। ये लोग 1 घंटा जलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि वो महंगा आता है। तो मच्छरों के माँ बाप ने मच्छरों को ये सिखाया हुआ है, तो इसलिए कोई उनको भी डर नहीं लगता। अब एक काला हीट, लाल हीट, पीला हीट, ये हीट जो है वो हम मार देते हैं, पता चलता है मच्छर नहीं मरता, पर उसकी सुगंध से या उसकी जो भी जो इरिटेटिंग स्मेल है उससे हमको लगता है कि हम जरूर जो है बीमार हो जाएंगे, मच्छर मरे ना मरे। अच्छा, इट इज फैट सॉल्युबल। तब क्या हुआ कि जैसे खेतों में डाला जाता था इंसेक्ट्स को मारने के लिए, खेतों में जब ना लगे, तो क्या होता था कि रनिंग वाटर से, रेन वाटर, फिर खेत का पानी नदियों में गया, नदियों से का पानी मछलियों ने पिया, और वो पानी DDT वाला पानी था। तो वो पानी पीकर मछलियाँ जो है उनके फैट में DDT डिपॉजिट हो गया। अब जो मछलियाँ खाते हैं, जैसे हमारे बंगाल वाले भाई लोग हैं, बहन लोग भी, तो वो लोग जैसे मछली खाते हैं तो उनका मछली चावल, मछली मतलब मछली मछली मछली। अब जैसे ये इधर मिथिला वाले लोग हैं, बिहार में मिथिला वाले लोग हैं जो, उनका भी मछली वाला खूब चलता है। तो वो मछली खाने वाले लोग जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों को DDT वाला वो हो रहा, मतलब बैन हो गया ना अब तो, ज़्यादातर देशों में बैन हो गया। 1973 में वो यूनाइटेड स्टेट ने बैन किया था। हमारे देश में मेरे बचपन में तो मिलता था, अभी भी मिलता ही होगा। अभी आजकल मुझे यूज, मैंने कभी कई दिन से ख़रीदा नहीं है। पहले मैं खेती वगैरह करता था तो मैं ख़रीदता था, मुझे पता था। अब भी खेती तो मेरे यहाँ होती है, लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा हो गया कि मुझे इन सब चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही मेरे पापा मुझे हाथ लगाने देते। कहते हैं कि तुम करोगे कम, बिगाड़ोगे ज़्यादा इसको, तो इससे अच्छा है कि तुम हाथ मत लगाओ। तो फैट सॉल्युबल है, मछलियों में के फैट में सॉल्युबल हुआ। अब इंसान ने खाया, इंसान के फैट में सॉल्युबल, तो नीले 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 धब्बे की तरह
बीमारी टाइप का ऐसा लगता था। DDT बनाने के लिए क्लोरल लिया जाता है। क्लोरल क्या है? ये CCl3 और ये CHO, मतलब CH3CHO एसिटल्डिहाइड का जो तीनों H अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो, वो क्लोरल हो गया। क्लोरल को क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराते हैं तो DDT बनता है। ठीक है, तो कुछ बातें थी यहाँ पर जो हमने एल्काइल हैलाइड की नहीं बताई थी, वो हमने बता दी। अब हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तो हम फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, फिनॉल हम लोग स्टार्ट करते हैं।